नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी सच की गूंज। समीर की बेगुनाही सलाखों के पीछे सिसक रही थी। उसके माता पिता सामाजिक अपमान के बोझ से पूरी तरह टूट चुके थे और उनका हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो गया था। जब सच साबित करने के लिए कोई सबूत न हो तो इंसान आखिर न्याय की उम्मीद किससे करे। अरे मेरी बात तो सुनिए, रुकिए तो सही, कहती हुई रीता अपने पति के पीछे दौड़ी। लेकिन छोड़ो मुझे, ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मौत भली, कहते हुए दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके प्रकाश वर्मा घर से बाहर निकल गए। प्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी रीता और बेटा समीर, इन 3 लोगों का एक छोटा सुखी परिवार। प्रकाश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, बेहद सीधे, ईमानदार और सिद्धांतवादी। पति पत्नी दोनों ने समीर को भी अच्छे संस्कार दिए थे। कॉलेज के पहले साल में पढ़ने वाला समीर का एक ही नियम था, घर से कॉलेज और कॉलेज से सीधा घर। ना कोई बुरी लत और ना ही फालतू आवारागर्दी। पड़ोसियों के साथ भी इस परिवार का व्यवहार हमेशा मधुर रहा। उनके ठीक बगल वाले मकान में भी एक छोटा सा परिवार रहता था, अनिल गुप्ता और उनकी पत्नी नीलम। उनकी 10 साल की एक बेटी थी अनन्या, जो न बोल सकती थी और न सुन सकती थी। दोनों परिवारों में गहरा लगाव था। अनन्या हर साल समीर को राखी बांधती थी और समीर भी उसे अपनी सगी छोटी बहन की तरह लाड़ प्यार करता था। वह अक्सर अपनी पॉकेट मनी से उसके लिए चॉकलेट्स और खिलौने ले आता था, जिन्हें पाकर अनन्या की आंखें खुशी से चमक उठती। एक दिन अनिल और नीलम को अस्पताल में भर्ती अपने एक रिश्तेदार को देखने जाना पड़ा। अनन्या को अस्पताल के माहौल से चिढ़ थी, इसलिए वे उसे घर पर ही अकेला छोड़कर निकल गए। उन्हें लगा कि एक आध घंटे की तो बात है और वे वैसे भी आसपास सब जाने पहचाने लोग हैं। उस वक्त समीर कॉलेज से लौटा नहीं था। प्रकाश अपने दफ्तर में थे और रीता घर का जरूरी सामान लेने बाजार गई हुई थी। इसी बीच अनिल का छोटा भाई विकास, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेला रहता था, किसी काम से अनिल के घर आया। घर में उन्हीं नन्ही अनन्या को अकेला पाकर विकास के भीतर छिपा दरिंदा जाग उठा। 2 साल से अकेली जिंदगी जी रहा विकास अपनी हैवानियत पर उतर आया। रिश्ते की मर्यादा को ताक पर रखकर उसने दरवाज़ा बंद किया और उस मासूम बच्ची को जबरन दबोच लिया। अनन्या छटपटाती रही, चीखने की नाकाम कोशिश करती रही, लेकिन उसकी बेबस आवाज़ हलक में ही घुटकर रह गई। वह मासूम उस हैवान का मुकाबला नहीं कर सकी और दर्द से निढाल होकर बेहोश हो गई। अपनी दरिंदगी की प्यास बुझाने के बाद विकास सबूत मिटाकर चुपचाप वहाँ से खिसक गया। थोड़ी देर बाद समीर कॉलेज से लौटा। अपने घर पर ताला देखकर उसने सोचा कि मम्मी शायद नीलम आंटी के घर गई होंगी। चाबी लेने के लिए वह अनिल गुप्ता के घर की तरफ बढ़ा। बाहर से आवाज़ लगाई, मम्मी चाबी देना जरा। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने धीरे से दरवाज़ा धकेला और अंदर चला गया। अंदर का मंजर देखते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। खून से लथपथ और बेसुध हालत में अनन्या फर्श पर पड़ी थी। समीर घबराकर चिल्लाया, नीलम आंटी जल्दी आइए, अनन्या को क्या हुआ? लेकिन घर में कोई नहीं था। परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए समीर ने अपनी बहन समान अनन्या को संभाला और उसके कपड़े ठीक करने लगा ताकि उसे तुरंत अस्पताल ले जा सके। ठीक उसी पल अनिल और नीलम घर पहुंचे। सामने का दृश्य देखते ही अनिल का खून खौल उठा। बिना कुछ सोचे समझे अंधी घृणा में उसने समीर को पीटना शुरू कर दिया। नीच इंसान, तेरी यह हिम्मत! जो बच्ची तुझे भाई मानती थी, तूने उसी के साथ यह हैवानियत की। रुक, तुझे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। समीर गिड़गिड़ाता रहा, सच बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन गुस्साए अनिल ने उसकी एक न सुनी और तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसके बाद अनिल ने अपने भाई विकास को भी फ़ोन करके तुरंत आने को कहा। उधर से विकास ने बहाना बनाया, भैया मैं तो ऑफिशियल काम से शहर से बाहर आया हूँ, कुछ दिन बाद आऊँगा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। बाजार से लौटी रीता भी भीड़ देखकर घबराती हुई अंदर पहुँची। जब उसे सब माजरा समझ आया तो वह हाथ जोड़कर रोने लगी। गुप्ता जी, मेरा बेटा ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, एक बार समीर की बात तो सुन लीजिए। लेकिन अनिल दहाड़ा, रहने दीजिए। जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसके बाद इस दरिंदे की बात पर क्या यकीन करें। यह मासूम फर्श पर पड़ी थी और आपका बेटा इसके कपड़े ठीक कर रहा था। आजकल के लोग इंटरनेट पर गंदगी देखकर अपनी इंसानियत भूल चुके हैं। रीता ने रोते हुए प्रकाश को फ़ोन करके बुला लिया। दोनों पति पत्नी पड़ोसी के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि अनन्या को होश में आने दिया जाए, जल्दबाजी में किसी बेकसूर का करियर बर्बाद ना किया जाए। समीर भी रो रो कर कहता रहा, अंकल मैं कपड़े उतार नहीं रहा था, पहना रहा था। मेरे आने से पहले ही किसी ने ये घिनौना काम किया है।
लेकिन भीड़ और समाज का न्याय अक्सर आंखों देखी आधी सच्चाई पर टिका होता है। किसी ने समीर की बात नहीं मानी। कुछ ही देर में पुलिस आई, औपचारिकताएं पूरी की गईं और समीर को गिरफ्तार कर वैन में बैठा लिया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अदालत और वकील का खर्च उठाना मुमकिन नहीं था। सरकारी वकील पैरवी तो कर रहा था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के कड़े बयानों के आगे समीर की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं टिक पाया। अनन्या अपनी बेबसी में इशारा करती रही, लेकिन उसकी मौन गूंज को किसी ने नहीं सुना। कानून ने सबूतों के अभाव में समीर को 10 साल की सख्त सजा सुना दी। इसके बाद प्रकाश और रीता की जिंदगी नरक बन गई। पड़ोसियों ने मुंह मोड़ लिया, समाज ने बहिष्कार कर दिया। प्रकाश को कंपनी से निकाल दिया गया। मीडिया ट्रायल ने बची कुची इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। रीता से रिपोर्टर ऐसे भद्दे और घिनौने सवाल पूछते कि उसका दम घुटने लगता। एक दिन जब बारिश में पड़ोस की एक लड़की की स्कूटी फिसल गई तो प्रकाश इंसानियत के नाते उसे उठाने दौड़े। लड़की के पिता ने तुरंत चिल्लाकर उन्हें जलील कर दिया। दूर रह मेरी बेटी से, बलात्कारी के बाप, तुम जैसे लोगों को तो डूब मरना चाहिए। इस आखिरी अपमान ने प्रकाश के स्वाभिमान को चलनी कर दिया। वे खुदकुशी करने निकल पड़े। उन्होंने जिन्हें रीता किसी तरह संभालकर घर वापस लाई। उधर कुछ महीनों बाद विकास को लगा कि मामला ठंडा पड़ चुका है। वह फिर से अनिल के घर पहुंचा ताकि सहानुभूति का नाटक कर सके। घर आते ही वह अनन्या के सामने रोने का नाटक करने लगा। मेरी नन्ही बच्ची के साथ ऐसा हुआ, मैं उस हैवान को छोड़ूंगा नहीं, कहते हुए जैसे ही उसने अनन्या को गले लगाने की कोशिश की, अनन्या ने अपनी पूरी ताकत से विकास के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वह डर से कांपती हुई अपने पिता को धक्का देने लगी और विकास की तरफ उंगली उठाकर चीखने की नाकाम कोशिश करने लगी। अनिल तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन नीलम की नज़रों ने अपनी बेटी के खौफ और नफरत को भांप लिया। उसने समझदारी से काम लिया, विकास को शांत बैठकर चाय पीने को कहा और अनन्या को अंदर कमरे में ले गई। अंदर ले जाकर नीलम ने इशारों में अनन्या से पूरी सच्चाई जानी। सच सामने आते ही नीलम के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना देर किए चुपचाप पुलिस को फ़ोन कर दिया। 10 मिनट में पुलिस ने गुप्ता निवास पर दबिश दी और विकास के हाथों में हथकड़ी पहना दी। अनिल हैरान होकर पुलिस के पीछे भागा, लेकिन नीलम ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। रुक जाओ अनिल। नीलम की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमारी बेटी का असली गुनहगार समीर नहीं, तुम्हारा भाई विकास है। उस दिन भी अनन्या इशारों में समीर को बेकसूर बता रही थी, लेकिन हमने अपनी आंखों के अंधेपन में एक बेगुनाह बच्ची के जिंदगी को तबाह कर दिया। उसके माता पिता को समाज के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चलो सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगते हैं और समीर पर से केस वापस लेते हैं। थाने में पुलिस के 2 डंडे पड़ते ही विकास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। माफ़ी और पछतावे का बोझ लिए अनिल और नीलम तुरंत प्रकाश वर्मा के घर पहुंचे, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। मेज पर नींद की गोलियों के 2 खाली रैपर और पानी की गिलास रखे थे। प्रकाश और रीता जिंदगी से हार मानकर गोलियां निगलने ही वाले थे कि अनिल ने झपटकर उनके हाथ से गिलास छीन लिया और गोलियों की शीशी खिड़की से बाहर फेंक दी। यह क्या कर रहे हैं आप लोग? अनिल ने रोते हुए उनके पैरों में गिरकर कहा। ईश्वर का शुक्र है मैं सही वक्त पर आ गया। समीर बिल्कुल बेकसूर है। असली गुनहगार मेरा भाई विकास था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। हमने केस वापस ले लिया है। समीर बहुत जल्दी बाइज्जत बरी हो जाएगा। हमें माफ़ कर दीजिए, रीता ने बिलखते हुए कहा। गुप्ता जी, समीर जेल से छूट तो जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा पर जो चोट लगी है, क्या वह कभी भरेगी? जो इज्जत, जो वक्त और जो मानसिक संतुलन हमने खो दिया, क्या आपकी एक सॉरी उसे लौटा सकती है? जब तक समाज बिना सच जाने सिर्फ अफवाहों और आंखों देखे अधूरे दृश्यों पर फैसला सुनाता रहेगा, तब तक न जाने कितने बेकसूर समीर यूं ही घुट घुट कर मरते रहेंगे। अनिल और नीलम सिर झुकाए खड़े थे। उस दिन उन्होंने और उनके जरिए समाज ने यह सबक सीखा कि बिना तहकीकात और तथ्यों के किया गया फैसला न्याय नहीं, बल्कि एक निर्दोष की हत्या के बराबर होता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।